अस्थमा का जो रोग होता है वो होता क्यों है? जेनेटिकली जैसे माँ बाप को है, दादा दादी को है, तो बच्चों को इस तरीके से जो है हेरिडिटरी में भी हो जाता है। भारत में जो है कम से कम 3 से 30% बच्चे और 2 से 12% जो है एडल्ट इससे सफर कर रहे हैं। जब किसी को अस्थमा हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? सेलेनियम की कमी, जिंक की कमी, विटामिन डी की कमी, ये सब बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से जो है ये तकलीफें होने लगती है। नींबू, संतरा, मीठी मौसमी, अंगूर का रस और इस तरीके की चीजें जो है इसमें बहुत काम करती है। दुनिया में कहीं पर भी प्राकृतिक चिकित्सा के सिवा जड़ से जो है इसको निकालने का कहीं कोई तरीका नहीं है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर सलीला तिवारी जी से। डॉक्टर सलीला तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत है। आपका बहुत खुशी है, आपसे बार बार मिलते हैं। सलीला जी, ये बताइए कि अस्थमा का जो रोग होता है वो होता क्यों है? देखिए, ये एक तरह की सांस की नली की सूजन है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ये इतना ज्यादा, मतलब सांस जब रुकती है, आप सोचिए कितनी परेशानी होती है। कम से कम सारी दुनिया में 300 मिलियन यानी 30 करोड़ लोग इसे सफर कर रहे हैं और भारत में जो है कम से कम 3 से 30% बच्चे और 2 से 12% जो है एडल्ट इससे सफर कर रहे हैं और देश में इससे मिलियंस ऑफ रुपीस का जो है ये बर्डन है एक स्वास्थ्य के ऊपर और बहुत ज्यादा परेशानी होती है। उसका कारण यही है अप्राकृतिक आहार विहार और सारा जो मानसिक तनाव, हेरिडिटरी, बहुत सारे कारण हैं। इसमें कारणों को देखा जाए तो जो रिसर्च करके पाया गया है वो एक तो है हेरिडिटरी, जेनेटिकली जैसे माँ बाप को है, दादा दादी को है, तो बच्चों को इस तरीके से जो है हेरिडिटरी में भी हो जाता है। और दूसरा, जब माँ या बाप या दोनों स्मोक करते हो तब भी उनके बच्चों को ये इन्फ्लेमेशन और ये सब तकलीफें होती है। और तीसरा जो है बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में रहना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मानसिक तनाव की वजह से बहुत ज्यादा ये जो है स्टिमुलेट हो जाता है और ये अस्थमा जो है क्रॉनिक कंडीशन में हो जाता है। इसमें और दूसरा भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसमें जो है एक अपना एयर पैसेज में टाइटनेस हो जाती है इन्फ्लेमेशन की वजह से, और खांसी आती है और बहुत ज्यादा वीजिंग होती है, सांस में तकलीफ होती है, खांसी आती है, कुछ ना कुछ जो है परेशानी लगी रहती है। और सबसे ज्यादा कारण बड़ा है पॉल्यूशन। अगर ये बहुत कोई केमिकल की फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई पेंट की फैक्ट्री में काम कर रहा है, धुआं धूल बेसमेंट और इस तरीके के कंडीशन में लगातार रहता है, स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, तंबाकू की वजह से भी ये सब हो जाता है। और आहार विहार में बहुत ज्यादा जो है परेशानी है ये कि इम्यूनिटी वीक होती है। भोजन में जो है नॉन वेजिटेरियन खाना, भोजन में जो है विटामिन मिनरल एंजाइम्स का ना मिलना, ये भी बहुत बड़ा कारण है। आजकल माँ बाप जो है बच्चों को जो अच्छा लगता है वो खिलाते हैं और कोई भी आहार विहार का स्वस्थ रहने के नियमों के बारे में बताया नहीं जाता है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम जो है बढ़ती चली जाती है और इसका कोई भी एलोपैथी में तो इलाज है ही नहीं। अच्छा, एक कारण और भी है, बहुत ज्यादा दमन करने वाली दवाओं को लेना, एंटीबायोटिक्स लेना, ये भी बहुत बड़ा कारण है जो है। जैसे जुकाम हो गया, फौरन दवा खा ली, वो साइनस में बदल जाता है। जरा सी खांसी हो गई, आपने फिर से दवा खा ली, एंटीबायोटिक खा ली, बहुत दिनों से एंटीबायोटिक ले ले करके वो जब अंदर से दब जाता है तो वो क्रॉनिक जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये सब होता रहता है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था होती है और बच्चे खास तौर से, मैंने तो देखा है अपने पर्सनल अनुभव पे, तड़पते रहते हैं। बच्चे जो है अपने आप को कहते हैं हम दवा खा खा करके दुखी हैं, दिवाली हो रही है, होली हो रही है, बच्चों को कहते हैं कि तुमको एलर्जी हो जाएगी, तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तो वो ना कभी एंजॉय कर पाते हैं। और मैंने देखा है वो बच्चे, जब मैं बात करती हूँ तो कहते हैं हमें लगता था कि हम नॉर्मल इंसान नहीं है,
हम सभी बच्चों की तरह नहीं है। हमें जो है सबके साथ हम खेल नहीं सकते हैं, सबके साथ दौड़ भाग नहीं कर सकते हैं, हमारे साथ कोई मेजर डिफेक्ट है, तो दवाइयों की वजह से वो भी बड़े परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनको सुसु आती रहती है, बहुत तरह-तरह के जो है इनको परेशानियाँ होती रहती है। तो कहीं पर कोई इलाज है नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा में इसका बहुत अच्छा इलाज है। जब किसी को प्राकृतिक अस्थमा हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है कि उस समय कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो जाता है। तो हमें अपने जीवन को सुधारना पड़ेगा और ये हमेशा आपने जो है पफ लेकर के रहते हैं लोग। तो टेम्पररी जो है ये स्टेरॉइड वगैरह दे करके इस वक़्त बंद हो जाता है। लेकिन यही सबसे बड़ा कारण हो जाता है कि उसके बिना बच्चे रह नहीं पाते हैं। बड़े भी मैंने देखा है कि पर्स में रखते हैं, तकिए के नीचे रखते हैं, कभी भी अटैक हो जाता है और कभी भी जो है इसको इन्होंने कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ये इस तरह का रह नहीं पाते हैं। तो इसका एक प्राकृतिक समाधान यही है कि भोजन में सुधार करना पड़ेगा। हमारे आहार में खास तौर से जो है इस तरीके का आहार की कमी होती है जिसमें कि विटामिन सी की कमी, विटामिन ए की कमी, सेलेनियम की कमी, जिंक की कमी, विटामिन ई की कमी, खास तौर से विटामिन डी की कमी, ये सब बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से जो है ये तकलीफें होने लगती हैं। प्राकृतिक चिकित्सा से तो देखिए आपको मैंने इतने प्रोग्राम किए हैं, वो एक ही कारण है कि प्राकृतिक नियमों के अनुसार ना रहना, प्रकृति के हिसाब से ना रहने की वजह से शरीर में जो है मल का जमा हो जाना और वो मल निकलने के लिए जो भी रास्ता खुला होता है वहां से निकलता है और वो जब निकलता है हम उसको दबा देते हैं तो वो जीवन भर के लिए वो गंदगी रह जाती है और वो पेशेंट तड़पता रहता है। ये प्राकृतिक चिकित्सा का जो है ये कारण है। लेकिन अब ये है कि ये हमें इसका समाधान एक ही है कि हमें पंचमहाभूतों की चिकित्सा करनी पड़ेगी और इसके बाद खास तौर से हमें देखा गया है कि जो इन्फ्लेमेशन है उसके भोजन में उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी भोजन देना पड़ेगा, एंटी ऑक्सीडेंट देना पड़ेगा, इनको जो है ऐसा आहार देना पड़ेगा जो कि हमें एसिडिक भोजन लेके रखा जाता है। तो मीट, अंडा, नॉन वेजिटेरियन भोजन बंद करना पड़ेगा। दूध जो है बिल्कुल बलगम बढ़ाता है, दूध की बनी चीजें बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी और उसके साथ जो है ये पंचमहाभूतों की चिकित्सा में सबसे पहले आकाश तत्व में हम थोड़े दिन तक जैसी कंडीशन पेशेंट की होती है हमें इनको रखना पड़ेगा गर्म पानी पे नींबू शहद पे। ये जैसी कंडीशन है 4-5 दिन अगर रख लें और साथ में एनिमा करते चले जाएं, शोधन करते चले जाएं तो सबसे बड़ा जो है उसमें राहत हो जाती है। और उसके बाद थोड़े दिन जो है ऐसे जूसेस में रखा जाए जिसमें खास तौर से जो है हमें इस तरीके का भोजन हो जिसमें विटामिन सी हो, जैसे आपका आंवला, नींबू, संतरा। नींबू, संतरा, मीठी मौसमी और इसके बाद अंगूर, अंगूर का रस और इस तरीके की चीजें जो है इसमें बहुत काम करती है। विटामिन ए भी बड़ा अच्छा काम करता है। तो ऐसी चीजों का रस लेकर के रहना पड़ेगा और इसमें हर्बल चीजें खास तौर से जैसे आपका गिलोय है, गिलोय अगर 8-9 इंच जो है इसकी जो तना ले लिया जाए और उसको छोटा छोटा काट करके और ये इसको कूट लिया जाए। हल्दी हमारी नेचुरल इन्फ्लेमेशन के लिए काम आती है। 1 इंच के करीब जो है, मैं एक डोज का बता रही हूँ, 1 इंच के करीब फ्रेश हल्दी ले ली जाए ताजी, उसको कूट लिया जाए। अदरक भी बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो उसको कूट लिया जाए। थोड़ी सी तुलसी के पत्ते, इसीलिए पूजा की जाती है, ये बुखार में, सर्दी जुकाम में बहुत अच्छा काम करता है। तो वो 8-10 पत्ते भी साथ में कूट लिया, थोड़ी सी काली मिर्च कूट लिया जाए, दालचीनी, लौंग, ये सब बड़ी अच्छी चीजें हैं। इन सबको कूट करके उबाल दिया जाए। जब पानी आधा रह जाए, 2 कप का 1 कप रह जाए तो उसमें नींबू शहद डाल करके 2-3 बार ये काढ़ा लेने पर बहुत अच्छा मैंने रिजल्ट पाया है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन थोड़े दिन जूस इस तरीके के रखा जाए जिसमें कि बिल्कुल अच्छा उनको आहार जो है मिले और शोधन भी करता है ये जूसेस, कमियां को पूरा करता है। उसके साथ जो है सबसे बड़ा जो है लंग्स का भोजन जो है हवा है। तो ये हवा, ताजी हवा में जाना, शुद्ध हवा जहां पर कि पोल्यूशन ना हो, धूल धुआं ना हो,
घर के अंदर बंद कमरे में ना रहे और इस तरीके का आहार से जाना पड़ेगा। ताजी हवा जहां ऑक्सीजन हो, जैसे कि जहां ग्रीनरी हो, पेड़ पौधे हो, पहाड़ हो, झरने हो, नदी हो, ऐसी जो भी प्राकृतिक स्थान हो, शहरों में जो भी ना मिले तो आप पार्कों में चले जाइए, ऊंचे ऊंचे पेड़ हो, कम से कम इतना ग्रीनरी मिले, पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, उसके नीचे बैठ करके प्राणायाम करें। प्राणायाम इसका सबसे बड़ा इलाज है। और ये प्राणायाम से मैंने फौरन जो है पेशेंटों को फर्क पड़ता है। गहरी सांसों का अभ्यास, ये जो वायु चिकित्सा में गहरी सांसों का अभ्यास, हमें रोज इसको बढ़ाना पड़ेगा। हमें गहरी सांस लेना, हम छोटी छोटी सांस लेते हैं, छोटी छोटी निकालते हैं, तो गहरी सांसों का अभ्यास करना पड़ेगा। पेट तक सांस ले जाना है और पूरी खराब सांस को निकालना है। तो इससे जो है, इसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग कहते हैं, तो ये करना पड़ेगा। और उसके बाद ये कम से कम धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ताजी हवा में जो है 50 बार तक ले जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है हमें कपालभाति, अग्निसार और अनुलोम विलोम प्राणायाम, और उसके साथ जो है हमें भ्रामरी और ओमकार का उच्चारण। और मैंने देखा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे डॉग ब्रीदिंग, कैट ब्रीदिंग, यानी मार्जरी आसन में जाकर के ब्रीदिंग, लंबी सांस लेना छोड़ना आसन करते हुए। इसके बाद एक सिंह क्रिया कहलाती है, यह भी बहुत बड़ा लंग्स को पावरफुल बनाती है। तो प्राणायाम जो है एक अद्भुत चीज है अस्थमा ठीक करने के लिए। उससे बढ़कर के दुनिया में कोई भी लंग्स की डिजीज को ठीक करने के लिए आहार और जो है ताजी हवा, और उसके साथ सूरज की किरणें, रोज इनको कम से कम डायरेक्ट सूरज की किरणों में आधा घंटा रहना चाहिए। और खास तौर से मैंने देखा है, अगर हम ये यूकेलिप्टस का तेल हो, गले में, नाक के अंदर, चेस्ट के ऊपर लगा दें, कुछ ना मिले तो झंडू बाम लेकर के नाक में अच्छी तरीके से लगा दें, और इसके बाद लोकल स्टीम लिया करें। ये भी बहुत अच्छा काम करता है। लोकल स्टीम से जो है, अगर ये अस्थमा में जो बलगम रुक करके सूख गई है, वो ढीली होकर निकलने लगती है। तो लोकल स्टीम है, फुल बॉडी का जो है स्टीम लेना, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये तो आपका जो है इस तरीके से हमें सूरज के प्रकाश में, खास तौर से चेस्ट के ऊपर, हमने क्या करते हैं कि लहसुन उबाल करके सरसों के तेल में, तिल के तेल में अजवाइन वगैरह उबाल करके उसको चेस्ट में लगाते हैं, और उसके बाद लाल सेलोफिन पेपर लगा करके उसको रख देते हैं धूप में आधा घंटा, और सिर को बचा करके गीले तौलिया रख के रखते हैं, पानी पिला करके, गरम गरम पानी पिलाया जाता है। तो उसको थोड़ी देर के बाद में सूरज की तेज किरणों में 11-12 बजे की किरणें हो और लाल सेलोफिन पेपर लगाते हैं, तो रंग चिकित्सा के हिसाब से इसमें पसीना आने लगता है, और पसीना से जैसे पसीना निकल गया तो इसमें दमा में बहुत आराम पाते हैं। ये मैंने बहुत अच्छा अनुभव पाया है अपने एक्सपीरियंस में, पेशेंट के ट्रीटमेंट में। उसके बाद जल चिकित्सा में कुंजल, जलनेति, एनिमा, ये तो शोधन की, योग की जो क्रियाएं हैं, ये जबरदस्त कफ को निकालने में बहुत अच्छा काम करती है। सुबह शाम जो है नीम के पत्ते का एनिमा, कुंजल क्रिया करना, इसमें पानी पी के गर्म पानी से करते हैं। उसके बाद हमें बहुत वस्त्र धोती इस तरीके से भी कराया जाता है, तो पूरा अंदर से बलगम निकल करके बाहर आ जाती है। जल नेति, रबर नेति, सूत्र नेति करके नाक को खोला जाता है। इस तरीके से गरारे करना, ये सारी चीजें जो है हमारे नस नाड़ियों को खोल देते हैं, और जो ब्लॉकेज होकर के पड़ी होती है, तो ये शोधन में ये काम आता है। लेकिन हमने देखा है कि जल चिकित्सा में हॉट फुट बाथ, गर्म पाद स्नान जो है, ये अस्थमा का बहुत बड़ा इलाज है। हॉट हैंड एंड फुट बाथ, ये भी बहुत बड़ा काम करता है। पूरे शरीर का स्टीम बाथ, ये तरह तरह का हमारा ठंडा गर्म सेक करना चेस्ट के ऊपर, तो ये अस्थमा बाथ वगैरह होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। पट्टियां होती है, या सूती कपड़े जो है ठंडे पानी में डाल देते हैं, निचोड़ करके चेस्ट पे लगा देते हैं, ऊपर से गर्म कपड़ा लपेट देते हैं। इस तरीके से बहुत सारे इलाज होते हैं। उससे सारी चीजें जो है साफ की जाती है, गंदगी को बाहर निकाल करके रखा जाता है। दुनिया में कहीं पर भी प्राकृतिक चिकित्सा के सिवा जड़ से जो है इसको निकालने का कहीं कोई तरीका नहीं है। और बाकी योग जो है चिकित्सा, प्राणायाम और योग और ध्यान, ये बहुत अच्छा काम करता है। फिर हम बच्चों को सिखा देते हैं, जब भी अस्थमा हो तो हमें क्या करना है। 11 साल के बच्चे जो हैं
वो अपना 2-4 बार पहले इनको तकलीफ होती है, फिर वो सीख जाते हैं कुंजल कैसे करना, अपने आप एनिमा लेना सीख जाते हैं। बिल्कुल रोग मुक्त हो जाते हैं और वो खुद ही डर जाते हैं कि हमें ऐसा आहार नहीं लेना है, नॉन वेजिटेरियन खाना बंद कर देते हैं, अंडा खाना बंद कर देते हैं और अपना सांस लेने की प्रक्रिया में एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं, योग करने लगते हैं, प्राणायाम करने लगते हैं। मैंने 10-10, 11-11 साल के बच्चों को जो है अपने आप सब कुछ सीख करके स्वस्थ होते देखा है। ये तो शोधन हो गया, लेकिन बाद में अगर अस्थमा एक ऐसी चोर बीमारी है, अगर मेंटेनेंस का पता ना हो, बाद में अगर जीवन को स्वस्थ रखा ना जाए, तो ये जो है प्रिवेंटिव साइड, क्यूरेटिव साइड और इसके बाद रिस्टोरेटिव साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवन भर जो है आपको, मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि आंवला कभी नहीं छोड़ना। 1 चम्मच आंवले में 20 संतरे के बराबर जो है विटामिन सी होता है। तो आपको सूखा ना मिले ताजे, बीच बीच में नहीं मिलते हैं, ऐसी सीजन होता है, तो मैं सबको कहती हूँ सूखे आंवले के टुकड़े ले आओ, रात में भिगो दो और छान करके उसका गुनगुना करके पानी पी लो। सुबह शाम आंवले का पानी पिए, विटामिन सी मिलता रहेगा। जैसे आंवले आ जाए 12 महीने आप सुबह हर जूस जो है सब्जियों का रस लीजिए और उसमें सुबह शाम जो है 2-2, 3-3 ताजे आंवले डालिए। बच्चों को बचपन से ही, चाहे वो बच्चे 8-9 महीने के हो जाए, आंवले का रस देने लगिए। कभी भी सर्दी जुकाम खांसी से बचे रहेंगे। तो इस तरीके से सबसे बड़ा मैंने पाया है एबीसी जूस कहते हैं, यानी कैरेट, बीट और आंवला, इसको एबीसी जूस कहते हैं। तो ये तीनों मिला करके जो जूस बनेगा सर्दियों में आएगा, ये उसको देते रहना चाहिए, तो विटामिन ए और सी अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है। अस्थमा के मरीजों को खट्टा खाने से मना किया जाता है। नहीं, विटामिन सी तो बहुत जरूरी है। खट्टा यानी अचार ना खाए, खट्टा यानी इमली ना खाए, लेकिन खट्टे में नींबू तो लेना ही पड़ेगा। विटामिन सी के बिना तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो सकती है। और आपका आंवले के बिना तो विटामिन सी, इतना उच्च क्वालिटी का जो विटामिन सी मिलता है वो मिल ही नहीं सकता है। संतरे का रस है, आपका मौसमी का रस है, अंगूर का रस है, बहुत अच्छा काम करता है। तो वो खट्टे से नहीं, परहेज करनी चाहिए। लेकिन हाँ, तला भुने चीजें ना खाएं, मिर्च मसाले और अचार ना खाएं, उसको खट्टा कह सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा है। रेस्पिरेटरी, जितनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन सी जो है, हमारे जितने भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है इसमें बहुत जबरदस्त है। मैं तो सबको कहती हूँ कि 1 नींबू सुबह शाम लीजिए, आपकी त्वचा में चमक रहेगी हमेशा, और हमेशा आपको सर्दी जुकाम खांसी जीवन में नहीं होगा। नींबू और शहद जो है, अदरक डाल के ले, अदरक भी एंटी इंफ्लेमेटरी है। आपका ये हल्दी भी बहुत बड़ी इंफ्लेमेटरी है। और आपका ऐसी चीजों को जीवन भर लेते रहिए तो आपको कभी भी नहीं होगा ये। सलीला जी, हाँ जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद आपका भी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।